क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रियम्बल टॉपिक क्या? प्रियम्बल तो समाप्त हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन जो मिला था लिखे हैं आप लोग? छुट्टी में आप लोग दिखा करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो लिखते हैं किस में लिखते हैं? कॉपी में लिखते हैं, पेज में लिखते हो तुम लोग? नहीं, पेज यूज किया कीजिए, ठीक है। पेज जो है यूज किया कीजिए, और पेज को अपने पास बचा के भी रखना है, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी चेक हो गया आपका तो उसको जो है उस पर भुंजा रख के खा रहे हो बाद में, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। आप जो है पहला उत्तर से लेकर के और सिलेक्शन तक जितने भी आपके प्रैक्टिस किए गए होंगे वो सभी के सभी जो है आंसर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि खुद से भी जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला उत्तर कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा, तो आप देखें खुद में ही आपका जो है विकास होता रहता है, ठीक है। गेट को बाहर से लगा दीजिएगा, तो गेट को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो प्रीएम्बल चूंकि आपका फैक्चुअल टॉपिक भी है और आपका मेंस जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी है, इससे जो है पीटी में भी सवाल देखे जाते हैं अक्सर, और मेंस में भी सवाल जो है देखे जाते हैं, ठीक है। आप आगे चल करके जब आपका भाग 4 समाप्त हो जाएगा, भाग 4 जब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो इसको जो है इंटरलिंक करके भी पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। कि कई बार जो है सवाल जो है प्रियम्बल एंड डीपीएसपी को कॉलेट करके भी सवाल पूछ रहा होता है, ठीक है। तो प्रियम्बल सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका यह संविधान का एक क्या है, अंग है, ठीक है। प्रियम्बल इसलिए भी पढ़ना है कि चूंकि हम प्रियम्बल की खिड़की से ही हम संविधान के अन्य प्रावधान को भी देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल पढ़ते अभी तक जब तक 2 क्लास लगभग निकल चुकी है, अब तक ये समझ विकसित हो गई होगी आपकी कि प्रियम्बल और कुछ नहीं, सभी संविधानों का एक क्या है, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो हम जब प्रियम्बल को पढ़ करके बाकी अन्य प्रावधान को देख रहे होंगे तो हम यह सत्यापित भी कर रहे होंगे कि क्या वाकई में कि यह प्रियम्बल जो है वो कहीं न कहीं अन्य प्रावधानों का ही एक संक्षिप्त विवरण है या उससे कोई वाइड कोई टॉपिक्स तो नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बना के रखें। प्रियम्बल के एलिमेंट्स याद हैं आप सभी को? हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत को ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं? हमें क्या मिल सके? न्याय मिल सके, ठीक है। न्याय क्यों चाहिए आपको? फॉर लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी आने से क्या होगा? हमारे समाज में इक्वलिटी आएगी, राइट। इक्वलिटी आने से क्या फायदा होगा कि इससे फ्रैटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वह इनकरेज करता है। समझ रहे इस बात को? चलिए हम लोग आज जो है संविधान के स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? संविधान का क्या स्ट्रक्चर है? एक बक्सा मैंने आपको शायद बनवाया था आरंभिक क्लास में ही। मैंने कहा था संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रस्तावना, बोले तो प्रियम्बल, ठीक है। इसी प्रस्तावना के बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है? पार्ट्स है। इसी में आपका क्या है? आर्टिकल्स हैं। उसके बाद लास्ट में क्या मिलता है? शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक जो है वो क्या हो चुका है? क्लियर। क्या है आपका? प्रस्तावना। प्रस्तावना आपका क्या है? यह आपका पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड आपका मेंस के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग भाग में चलते, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है आपका शेड्यूल्स, ठीक है। पहले इसकी संख्या 8 थी, 4 बढ़ गई, आज की संख्या जो है बढ़ करके 12 हो चुकी है। और ये आपका बिल्कुल जो टॉपिक है वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो पहले इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है भाग की तरफ कूच करेंगे। तो डालिए हेडिंग अनुसूचियां। शेड्यूल्स, इसको जब भी आप पढ़िए 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। एक तो आपका क्या है? मूल संविधान, ओरिजिनल इन कॉन्स्टिट्यूशन,
मूल संविधान में कितने थे, ठीक है, और नाउ-अ-डेज मतलब बोले तो एट प्रेजेंट कितना है, वर्तमान में कितना है, राइट। और ओरिजिनल इन कॉन्स्टिट्यूशन 1 से लेकर के 8 तक ये आपका क्या है, मूल संविधान में आता है। मूल संविधान बोलते ही मैंने आपको एक बात में सिखाया था कि मूल संविधान का मतलब होता है संविधान का वह प्रावधान जो 26 जैन 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, इनैक्ट हुआ था, ठीक है। तो जब आपका संविधान लागू हो रहा है 26/1950 को, तब आपके संविधान में अनुसूचियों की संख्या 1 से लेकर कितनी थी, 8 थी, ठीक है। आज जो है, आज इसकी संख्या कितनी हो गई है, 12। अब ध्यान देना ये है कि क्या 12 नए शेड्यूल्स आए हैं या 8 पहले ही से थे, इसी में क्या हो गए हैं, 4 नए जुड़ गए हैं। ये 4 जो है वो क्या हो चुके हैं, नए जुड़े हैं इसमें, ठीक है। ये बताओ 4 जब नए जुड़े होंगे तो वह बाई अमेंडमेंट आए होंगे, ठीक है। बाई अमेंडमेंट ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि संविधान में कोई भी प्रावधान जो 26 जनवरी 1950 के बाद या तो जोड़ी गई है या तो हटाई गई है, वो बिना संशोधन का नहीं होता है, ठीक है। तो संविधान में कुछ भी आप बदलाव करेंगे तो आपको इसके लिए संशोधन करना होता है, ठीक है। इसका मतलब है 1 से लेकर 8 तक अगर पहले से क्या है, ऐड है, तो 9वां जोड़ने के लिए क्या किया गया होगा, अमेंडमेंट किया होगा। 10वां जोड़ने के लिए भी क्या किया गया होगा, अमेंडमेंट किया होगा। तो उसी प्रकार 11वां एंड 12वां है, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात, कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8। सबसे अच्छी बात क्या है कि अब जितने भी शेड्यूल्स हैं उन सभी की लैंग्वेज को रट लीजिए कि क्या इनकी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन आप आर्ट शेड्यूल्स नंबर 2 और 3 नहीं भी याद करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो रही है क्या लास्ट में, सही चल रहा है मैटर। कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जिनका उपयोग जो है आगे भी होने वाला है, इसलिए हम इसको यहां पर नहीं पढ़ रहे होते हैं। जैसे शेड्यूल नंबर 2 और 3, पहले जो है हम शेड्यूल 6 भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब से ले एंड लद्दाख जो है यूटी बना है और ले लद्दाख ने इच्छा जाहिर करा है कि हमें भी स्थान मिलना चाहिए शेड्यूल नंबर 6 में, उसके बाद जो है यह शेड्यूल जो है लाइट में आ चुका है, ठीक है। और यह जब शेड्यूल लाइट में आया तो खुद ब खुद यह 5 को भी यह लाइट में ले रखा है। कैसे है, हम जब पढ़ेंगे शेड्यूल तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका नंबर 1 जो है, नंबर 4 जो है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, 11, 11 और 12, ये आपको हर हालत में ये चीजें आपको याद रखनी ही होगी, ठीक है। चले हम लोग आगे, आइए तो बारी बारी से जो है हम लोग शेड्यूल्स को देख लेते हैं। शेड्यूल नंबर पहले 1 देख लीजिए क्या है। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 कहता है यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, संघ और राज क्षेत्र, ये इसकी क्या है, लैंग्वेज है। पहली अनुसूची की क्या है लैंग्वेज, संघ और राज क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। अब इसको समझिए थोड़ा सा अच्छे से। जैसे मान लिया जाए आपसे सवाल पूछा जाए कि आपके देश में कितने राज्य हैं, 28। अभी भी क्या है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज कि 28 ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में मामला गड़बड़ा गया है। आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो?
कुछ भी आंसर तो बुलंदी के साथ दीजिए, ठीक है। पहले 29, फिर अब जो घट करके एक क्या हो गई है, 28 हो गई, ठीक है। तो यूटी की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है ये बताओ। ये सब डिटरमाइन कैसे होता है, आप इसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हो कि मेरे यहाँ 28 राज्य हैं, इतने यूटीज हैं। अच्छा बताओ, आपने कभी देखा है क्या कि बिहार बंगाल के बीच में कोई दीवाल है, जैसे इस दीवाल के इधर बंगाल और इस दीवाल के इधर जो है बिहार है? नहीं। बिहार झारखंड के बॉर्डर पर दीवाल है क्या, है? दीवाल नहीं है, बॉर्डर। मतलब जब कोई वहां पर लाइन ही नहीं है, कोई दीवार ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि झारखंड कह सकता है कि नहीं नहीं जहानाबाद जो है वो हमारे एरिया में पड़ जाता है, ठीक है। यूपी और बिहार के बीच में भी कोई दीवार नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे डिटरमाइन, ये तो बॉर्डर डिस्प्यूट आप अक्सर नहीं देखते हो दो राज्यों के बीच में, दो देश के बीच तो होती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत चाइना के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच में है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो स्टेट के बीच में नहीं देखा जा रहा है। क्यों? तो ये डिटरमाइन कैसे होता है, नहीं पता। देखिए, इन सभी का चर्चा जो है कहां पर किया गया हुआ है, शेड्यूल नंबर 1 में, ठीक है। कितने राज्य होंगे, इन सभी का लिस्ट कहां पर होता है? हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों का लिस्ट कहाँ मिलता है? शेड्यूल नंबर 1 में। कितने यूटी होंगे, इन सभी का लिस्ट कहाँ मिलता है? शेड्यूल नंबर 1 में। राज्यों का नाम क्या है, ये भी कहाँ पर दिखाई पड़ता है? शेड्यूल नंबर 1 में। किसी भी राज्य का कितना क्षेत्रफल है, इसका भी मेंशन कहाँ पर किया गया है? शेड्यूल नंबर 1 में। अगर बिहार की क्षेत्रफल फिक्स की गई है, तो बिहार अगर किधर भी शिफ्ट होगा, मान लो यूपी की तरफ अगर शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब है बंगाल साइड से उनका क्षेत्रफल जो वो घट जाएगा, या बाउंड्री जो है और वो बैक आ जाएगा, ठीक है। तो आप, इसका मतलब ये है कि जब क्षेत्रफल फिक्स है तो आप किसी भी तरह आप इधर उधर करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप जहां पर रहें वहां स्टेबल ही रहें, ठीक है। इसलिए आप अक्सर कोई दीवार नहीं देखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर राज्य का क्षेत्रफल क्या है, निर्धारित किया जा चुका है, ठीक है। कितने राज्य होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे, कौन किन शासित प्रदेश होंगे, कितने क्षेत्रफल होंगे, इन सभी का चर्चा जो है कहां पर किया गया है? शेड्यूल नंबर 1 में। इसलिए इसका हेडिंग क्या पड़ गया है? यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, संघ और राज्य क्षेत्र। आ गई बात समझ में? तो संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब यहां पर क्या है, यह जो संघ है इसमें कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनका क्या क्षेत्रफल है, कितने यूटी हैं, कितने उसके क्षेत्रफल हैं, इन सभी का चर्चा जो है कहां पर लिखा मिलता है हमें? शेड्यूल नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 को अभी साइलेंट रखिएगा, हम लोग चले आते हैं 4 पर, शेड्यूल नंबर 4 पर। ये बताइए कि हमारी पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउसेज हैं, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, ठीक है भाई। लोकसभा का मतलब क्या है? ये 2 हाउस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कभी आप सोचे हो? जब हम पार्लियामेंट में आएंगे तो वहां इसको देख रहे होंगे कि ये दो हाउस क्यों है हमारे यहाँ। हमारा जो पार्लियामेंट है वो आपका बाई कैमरल, ठीक है। क्यों है बाई कैमरल? ये आपका जो है मेंस का टॉपिक है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे तो वहां समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रथम दृष्टया आपको क्या देखना है कि यह जो लोकसभा है इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों का सभा। मतलब यहां पर यह है कि वैसा सदन जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। किसको? लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो यह, इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद यह जो आपका राज्यसभा है, यह लोगों को नहीं, यह राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब बात समझ आ रही है आपको?
हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। कितने हाउस है? 2 हाउस है। एक बच के आ गया आपका राष्ट्रपति। हमारा संसद का निर्माण होता है 2 हाउस और एक राष्ट्रपति से, ठीक है। हाउस में, हाउस बोले तो लोकसभा एंड एक क्या है आपका राज्यसभा। क्यों है 2 हाउस? जब हम पार्लियामेंट को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम उसको समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी मतलब समझिए कि जब 2 हाउस है, ठीक है, एक का नाम क्या है? लोकसभा, मतलब बोले तो लोगों का सभा, हाउस ऑफ द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? वह हाउस जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेकेंड हाउस आपका क्या है? राज्यसभा, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है भाई। अब आप देखिएगा कि यह जब राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इसका मतलब राज्यों से भी कोई लोग जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव क्या होते होंगे? यहाँ पर इलेक्ट होकर आते होंगे, ठीक है। तो किस राज्य से कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो? जैसे मान लिया बिहार है, ठीक है, तो बिहार राज्य का रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में भी होगा, ठीक है। तो बिहार राज्य से कितने लोग राज्यसभा में बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसका निर्धारण कैसे होता है? सीटों का आवंटन तो होगा कि कितने बिहार से जाएंगे, कितने बंगाल से जाएंगे, कितने यूपी से जाएंगे, कितने राजस्थान से जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लिया जाए अपने राज्य अपने इच्छा के अनुसार भेज रहा हो, नहीं। हर राज्य की सीटों का क्या आवंटन का चर्चा किया गया, किस राज्य से कितने लोग जो है राज्यसभा में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो ये डिटरमाइन होता है आपका शेड्यूल नंबर 4 में, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल नंबर 4 में ही इसका क्या है? चर्चा किया गया है कि किस राज्य से कितने लोग चुन कर आएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें कहते हैं एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन का क्या है? वर्णन किया गया है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का क्या है? आवंटन का चर्चा किया गया है। यहां तक समझ में आ रही है आपको? अब एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। मान लिया जाए कि अगर कोई राज्य बन रहा हो, हम 2 शब्द पूछते हैं। एक शब्द है आपका वैध राज्य, वैध राज्य और अवैध राज्य। वैध राज्य का वैलिड स्टेट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भारत में ऐसा कोई ऐसा राज्य है जो अवैध हो? ठीक है, इसका मतलब जो भी राज्य होंगे वो हमेशा क्या होंगे? वैध ही होंगे। कैसे हम उनको जो है या सर्टिफिकेट दे सकते हैं? कोई राज्य वैध है, यह कैसे निर्धारित होगा? अभी जो आपने क्या देखा कि राज्य होने का शर्त क्या है? अगर आप राज्य हैं इसका मतलब आप किस लिस्ट में होंगे? शेड्यूल नंबर 1 के लिस्ट में होंगे। समझ में आ रही है? बगुला की तरह ही नहीं देखना है, ठीक है। पलके भी झपकाते रहो बीच में, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ तुम जगे हुए ही हो, ठीक है। बात को समझ लीजिए। वैध राज्य का मतलब क्या है? अभी आपने क्या 2 शेड्यूल्स पढ़ा कि भारत में जो भी राज्य होंगे, जो भी यूटी होंगे, उन सभी का लिस्ट कहां पर होगा? शेड्यूल नंबर 1 में होगा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स पर ही अगर रह गए, सिर्फ लैंग्वेज को रट करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो सकता है आपके साथ धोखा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच पे सवाल पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? अभी जस्ट ही शायद एसआई का एग्जाम हुआ था,
जो पहले क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो डीपीएसपी की क्लास में मैंने 47 के बारे में क्या पढ़ाया था कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, न्यूट्रिशन लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। ये क्या है आपका स्टेट फॉरवर्ड, क्या आपका क्या है स्टेटमेंट। आप जाएंगे संविधान के जो है डीपीएसपी जो पार्ट 4 पलटेंगे, आर्टिकल 47 देखेंगे, उसमें यह बताया गया है कि राज्य का यह क्या है कर्तव्य है कि राज्य जो है अपने राज्यों में क्या करेगा, वह पोषण स्तर में वृद्धि करेगा। पोषण स्तर में वृद्धि करने का साफ मतलब है कि यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की क्या थी, समस्या थी। कहाँ पर, भारत में। अब माल न्यूट्रिशन की समस्या है तो सिंपल सी बात है, क्या लगता है अगर आप कुपोषित ही हो गए तो आगे चल करके आप भारत के विकास में सहयोग कर ही रहे होंगे क्या, नहीं कर। भारत कैसा मांगता है, विकसित, अल्प विकसित या पाकिस्तान की तरह, ठीक है। तो भारत को विकसित बनाना है तो बताओ माल न्यूट्रिशन को बनाए रखना है या माल न्यूट्रिशन को समाप्त करना है, बनाए रखना है। हाँ देखिए, एक हम लोग जो है बचपन में एक गेम खेलते थे कौवा उर, ठीक है। तो बहुत चालाक लोग होते थे, वो कौवा उर, मैना और बीच बीच में बोलते गधा उर, ठीक है। और इसी बीच में जो लोग ध्यान नहीं देते थे वो जो है गधा को भी उड़ा देते थे, उसके बाद उनका क्या हश्र होता था, ठीक है। फिर आपको एक चालाकी दिखानी पड़ती थी कि आप उनको एक झटके से बचना भी होता था, वरना फिर हैंड का बहुत बुरा हाल हो जाता था, ठीक है। तो उस मोटो से आप क्लास में मत बैठे कि कौवा, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे, माल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब जरा समझिए कि लैंग्वेज क्या था आर्टिकल 47 का, पोषण स्तर में सुधार करना था। जब टॉपिक पढ़ाया जा चुका रहा, ये वीडियो भी होगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो लगता है कि नहीं क्वेश्चन आ गया तो आप बनावटी। आप ओल्ड वीडियो जाकर देखेंगे डीपीएसपी का तो आर्टिकल 47 देखिएगा, तो इतना ही विस्तार से समझाया गया था, ठीक है। अब है कि न्यूट्रिशन लेवल कब बढ़ सकता है, तो पहले तो ये पता किया जाएगा ना कि आखिर ये माल न्यूट्रिशन का कारक क्या है, ठीक है। उसमें पाया गया कि भारत में जो बच्चे उन्हें प्रोटीन की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब है प्रोटीन का जो क्या है उसको बढ़ाना है, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ में। अगर आप ये सारी प्रोसीजर करते ही रहेंगे, लेकिन अगर बचपन में प्रोटीन पिलाएंगे और आगे चल के उसको शराब पिलाएंगे, ठीक है, तो एक बार क्या होगा, जो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ करके फिर घट जाएगा। तो जिस उद्देश्य के साथ बढ़ाया गया था वो उद्देश्य फिर घट गया, ठीक है। इसीलिए जो है सिर्फ प्रोटीन में के लेवल में ही नहीं बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट लेवल में नहीं बढ़ाना है, शराब पर भी रोक लगाना है। तो शराब बंदी भी कानून लाया जाता है, समझ रहे इस बात को। इसी के तर्ज पर, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने आगे चल करके मिड डे मील नामक एक जो है प्रोग्राम चलाया, ठीक है। कि जो भी बच्चे आएंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, उनको खिचड़ी खिलाई जाएगी। खिचड़ी आपको जैसा कि पता है उसमें दाल की मात्रा है, पल्स है, पल्स जो है प्रोटीन के लेवल बढ़ाएगा, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट के लेवल को बढ़ाएगा। वो साथ ही साथ एजुकेशन या लिटरेसी रेट है वो आगे चल करके ग्रो करेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि विकास जो है एक मुखी विकास नहीं है, चहुमुखी विकास का एक क्या है उदाहरण रहा है, कौन, मिड डे मील। उसके बाद देखिए क्या मिड डे मील बिहार में नहीं है, बिहार में भी चल रहा है। बिहार में क्या भी चल रहा है, शराबबंदी भी चल रहा है। आप कहीं ना कहीं देखिएगा तो आर्टिकल 47 को उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बिहार सरकार ने एक तरफ शराबबंदी कानून भी चला रहा है, मिड डे मील भी चला रहा है, ठीक है। अब जरा समझिए कि क्या आर्टिकल 47 में मिड डे मील का चर्चा है, क्या आर्टिकल 47 में शराबबंदी की चर्चा है, क्या आर्टिकल 47 में लिटरेसी रेट को बढ़ाना और क्या आपका प्रोटीन लेवल इसको बढ़ाने का कोई चर्चा है। सवाल जाकर देखिएगा, आर्टिकल 47 का लाइन उठाकर नहीं पूछा है, सिर्फ यही सब उठा करके पूछ लिया है, ठीक है। अब लग रहे हैं चिल्लाने कि नहीं 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 क्वेश्चन तो आउट जा रहा है। क्वेश्चन आउट नहीं जा रहा है, आपका पढ़ने का जो स्तर है वो क्या है, गिरा हुआ है, ठीक है।
आ रही बात समझ में? इसलिए कभी भी कोई भी आप संविधान का प्रोविजन पढ़िए तो आप जो है सिर्फ स्टैटिकल फॉर्म में मत पढ़ा कीजिए कि स्टैटिकल फॉर्म पढ़ लिए काम आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आगे चल करके जरा समझिए कि आज बोले वैध राज और अवैध राज के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो आप क्या बताएंगे? जबकि आप ये जान चुके हैं कि शेड्यूल 1 में क्या कहा गया, शेड्यूल 4 में क्या कहा गया। शेड्यूल 1 का मतलब क्या है कि भारत में कितने भी राज्य होंगे, कितने भी यूटी होंगे, उन सभी का लिस्ट नाम एरिया के साथ कहां पर लिखा गया होगा। इसका मतलब भारत में राज्य होने का शर्त है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश होने का शर्त है कि आपका नाम कहां पर होना चाहिए, शेड्यूल नंबर 1 में होना चाहिए, तब जाकर के आप वैध होंगे, वरना अब अवैध हो जाएंगे। राज्य है अगर आप, तो चूंकि राज्यों का नेतृत्व कहां भी देखी जाती है, पार्लियामेंट के किस हाउस में, राज्यसभा में। इसका मतलब है कि शेड्यूल नंबर 4 में भी उस राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया होगा, तभी तो राज्य वैध होगा। बात को समझ रहे हैं या? अरे कुछ तो बोलो मुखार बिंदु से हाँ या ना। तो आप लोग आते सो कि चलो लोरी सुन के चले आएंगे क्लास से। तो भारत में अगर कोई राज्य वैध है, इसका मतलब क्या है कि उनका चर्चा कहां भी होगा, शेड्यूल नंबर 1 में भी होगा और शेड्यूल नंबर 4 में भी होगा। जिस राज्य का, जिस क्षेत्र का वर्णन शेड्यूल 1 में नहीं होगा, शेड्यूल 4 में नहीं होगा, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे चलिए आप, ये 4 था ना जी आपका, अब आ जाइए 5 और 6। ठीक है, देख लीजिए यहां पर, देखिए 5 और 6 जो है यह शेड्यूल्स एरिया के लिए, किसके लिए है यह, शेड्यूल्स एरिया के लिए। शेड्यूल्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसका चर्चा की बातें कहां की गई है, शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? शॉर्ट में मैंने लिखा है शेड्यूल्स एरिया। ठीक है, शेड्यूल्स एरिया का प्रशासन, मतलब बोले तो प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है, इसका चर्चा कहां पर किया गया है, शेड्यूल नंबर 5 में। आगे जब चलेंगे तो आप जो है शेड्यूल्स एरिया के बारे में भी समझ रहे होंगे, शेड्यूल्स एरिया क्या होते हैं, SC ST क्या होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मात्र फोकस आपको कहां पे करना है कि शेड्यूल्स एरिया है, तो शेड्यूल्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसकी चर्चा कहां पर दी गई है, शेड्यूल नंबर 5 में। इसका मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि सभी राज्य की तरह, राज्य में जन सामान्य की तरह शेड्यूल्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि प्रशासन व नियंत्रण के स्तर पर भी हमारे यहाँ अंतर देखा जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां का प्रशासन एवं नियंत्रण अन्य सभी राज्यों के अपेक्षा क्या है, अलग है। अभी भी अगर आप नागालैंड के कुछ क्षेत्र देखेंगे तो भारत के जो संविधान है उसके सभी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में शेड्यूल नंबर 5 में इसका चर्चा किया गया है कि ऐसे एरिया जो शेड्यूल्स एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की जो है चर्चा की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल्स एरिया कौन होंगे, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका चर्चा आर्टिकल 340 में देखा भी जाता है। तो जो कि ये टॉपिक्स जो है आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर मात्र बस यही समझना है कि जो शेड्यूल्स एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की चर्चाएं कहाँ पर दी गई है, शेड्यूल नंबर 5 में। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके ट्राइबल्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की चर्चाएं की गई है। ठीक है, और ऐसे 4 राज्य हैं, ऐसे जो हैं 4 राज्य हैं। ठीक है, जिसमें एक है आपका असम, उसके बाद क्या है मेघालय, उसके बाद क्या है मिजोरम, उसके बाद आपका क्या है त्रिपुरा।
ये 4 ऐसे राज्य हैं, ठीक है। यहां पर कितने राज्य बताए गए? 4 राज्य हैं। आप देखेंगे ऊपर क्या है, शेड्यूल नंबर 5 में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण की क्या है, चर्चाएं की गई है, लेकिन वहां पर क्या है, राज्य का किसी क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन शेड्यूल नंबर 6 में क्या है, एक स्पेशल राज्य की चर्चा की गई है। स्पेशल राज्य है, ये स्पेशल राज्य आप देखिएगा कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, ठीक है। क्या तो क्या ट्राइबल्स एरिया नॉर्थ ईस्ट में भी, क्या मध्य प्रदेश में नहीं है, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं है? अंतर यह है कि यहां पर देखिएगा लगभग 100% एरिया जो है वो ट्राइबल्स एरिया में आ जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का 100% एरिया ट्राइबल्स एरिया में नहीं आता है, ठीक है। ट्राइबल्स एरिया तो आपका क्या है, बंगाल में भी है, क्या 100% है? नहीं है, ठीक है। ये जो कि यहाँ का जो क्षेत्र है ये लगभग क्या है, 100% ये आपका ट्राइबल्स एरिया है। इसीलिए इनके लिए क्या बना दिया गया है, एक स्पेशल शेड्यूल्स का ही निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। अब इस बात को समझ लीजिए कि इस राज्य के अलावा जहां भी क्या है, अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन है, नियंत्रण है, वो शेड्यूल नंबर 6 के तहत होगा या शेड्यूल नंबर 5 के तहत होगा? शेड्यूल नंबर 5 के तहत। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगभग 100% क्या ट्राइबल्स एरिया है, ठीक है, जिनका प्रशासन व नियंत्रण शेड्यूल नंबर 5 के तहत होगा या 6 के तहत होगा? 6 के तहत। तो ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 4 राज्य हैं। कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। आगे चल करके कभी इसमें कोई राज्य अगर जुट जाए या यूटी जुट जाए तब आप उसको भी क्या कर लेंगे, इसमें प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सवाल बताओ कैसे? अगर सवाल पर निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसे राज्य है जिसका चर्चा शेड्यूल नंबर 6 में नहीं है, ठीक है। तो असम का है, मेघालय का है, मिजोरम का है, त्रिपुरा का है, बाकी का नहीं है। क्या किया जाए? 28 राज्य हैं, 4 का ही नाम दिया गया है, ठीक है। तो 28 में 4 को माइनस कर दीजिए, 24 राज्य का चर्चा नहीं है। तो हम क्या पढ़े? बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, या फिर हमारे लिए ये आसान है कि 4 राज्य का ही नाम याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रिक भी बताएंगे आपको कि एटीएम स्क्वायर याद कर लीजिए, एटीएम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कितना याद करोगे ट्रिक, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए कि ये वही राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। इनकी सीमा कहाँ से भी लगती है? बांग्लादेश से भी लगती है, ठीक है। तो असम की भी सीमा लगती है, मेघालय की भी लगती है, मिजोरम की लगती है और त्रिपुरा की भी लगती है। तो आप इस प्रकार भी इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। बताओ, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, इसका चर्चा किस शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 1 में। ये बताओ, एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन का चर्चा किया गया कहाँ पर? शेड्यूल नंबर 4 में, ठीक है। ये बताओ, शेड्यूल्स एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसका चर्चा कहाँ पर दिया गया? लेकिन जिस राज्य में जहाँ पर लगभग 100% ही ट्राइबल्स एरिया है, ठीक है, तो उनका चर्चा कहाँ पर किया गया है? ऐसे कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी पूछ सकता है सवाल, नेगेटिव भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से वह कौन से ऐसे राज्य है जिसका चर्चा शेड्यूल नंबर 6 में किया गया है? तो 4 ही है, ठीक है। नहीं किया गया है तो भी आपका उत्तर वहीं से आएंगे, वही 4 राज्य याद रहेंगे तो आप इसको टिक आउट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे। अब आ जाइए 7 पर, अनुसूची 7।
अनुसूची 7 पर आइए। उससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि शासन के कितने तत्व होते हैं, ठीक है, कितने कारक है, कितने फैक्टर हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। शासन कितने स्तर से होते हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, विधायिका। एजुकेटिव का मतलब क्या है, कार्यपालिका। जुडिशरी का क्या मतलब है, न्यायपालिका। कोई भी शासन हो, शासन का कोई भी क्या हो, स्वरूप हो, प्रतिरूप हो, पैटर्न हो, या तीन के सहारे ही शासन चलाई जाती है, ठीक है। कंडीशन कितने हो सकते हैं, कंडीशन 2 हो सकते हैं। या तो ये तीनों ही शक्ति का क्या हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन। मतलब बोले तो केंद्रीयकरण या केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण होता है शायद, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन या सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, यही तो हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, जब ये तीनों ही शक्ति किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के पास हो। आ रही बात समझ में, केंद्रीकरण किसका, लेजिस्लेटिव का, एजुकेटिव का एंड जुडिशरी का। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जब ये तीनों ही शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित हो या फिर एक संस्था में निहित हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ऐसा कंडीशन जब होता है तब हम ऐसे ही शासन को क्या कहते हैं, मोनार्किस्ट कहते हैं इसका, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। मतलब एक राजा होगा, वही कानून बनाएगा, वही उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगा, और वही जो है वह न्याय भी कर रहा होएगा या होगा, वेस्टर्न इंडिया में होएगा, आओगा, ठीक है। पता नहीं वीडियो पता नहीं लोग डाल भी देता है यूट्यूब पर, फिर मुझे वहीं जाना है। अच्छा आप मेरी बुराई करते हो, ठीक है। क्या थे हम लोग, हाँ, सेपरेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यह कैसे शासन की ओर इंगित करता है, मोनार्किस्ट की ओर या फिर डिक्टेटरशिप की ओर। क्या दोनों में अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, स्केल का अंतर है, ठीक है। एक राजतंत्र ही आगे चल करके वो तानाशाह बन जाता है, ठीक है। एक राजतंत्र ही, एक राजा ही आगे चल करके वो क्या बन जाता है, तानाशाह बन जाता है, ठीक है। जैसे आप इतिहास में पढ़ेंगे, अशोक मौर्य प्रशासन भी क्या था आपका, डेमोक्रेटिक था या मोनार्किस्ट था, है मोनार्किस्ट था। वहां पर कोई जनता कोई वोट करके शासक नहीं चुनते थे। लेकिन क्या वो अशोक की अगर हम बात करें तो क्या अशोक डिक्टेटरशिप भी था, क्या नहीं है। क्यों, आप जब धम्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि वह वेलफेयर के लिए कई काम कर रहे थे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मोनार्किस्ट एंड डिक्टेटरशिप में अंतर नहीं, अंतर मात्र इतना है स्केल का, ठीक है, कि मोनार्किस्ट भी वेलफेयर का काम कर सकते हैं, लेकिन अधिक संभावना होती है कि मोनार्किस्ट आगे चल करके डिक्टेटरशिप ही बन जाते हैं। क्यों, आप इतिहास की ओर झांकिएगा तो आपको ऐसे कम एग्जाम्पल मिलेंगे जो मोनार्किस्ट तो थे लेकिन वह वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अक्सर आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे कि मोनार्किस्ट भी है और वो डिक्टेटरशिप भी है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण का मतलब या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पर ये तीनों ही संस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, अलग अलग संस्था हो। लेजिस्लेटिव अलग होगा, एजुकेटिव अलग होगा एंड जुडिशरी क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसे शासन को क्या कहा जाता है, या ऐसे शासन किसके प्रतिरूप होते हैं, डेमोक्रेसी का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अंतर क्या है दोनों में, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मोनार्किस्ट एंड डेमोक्रेसी, ठीक है,
तो अब क्या बता रहे होंगे? क्या हम बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी बट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अ सिंबल ऑफ मोनार्किस्ट? ठीक है, शासन का केंद्रीकरण जो है यह किसका प्रतीक है? राजतंत्र का प्रतीक है, तानाशाह का प्रतीक है, जबकि शक्तियों का विभाजन या फिर विकेंद्रीकरण या सेपरेशन ऑफ पावर इट इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका मतलब जहां जहां पर क्या होगा, लोकतंत्र होगा, जहां जहां पर क्या होगा, लोकतंत्र होगा, वहां पर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा बताओ, क्या मैंने आपको बेसिक के क्लास में यूएसए यूके के बारे में समझाया था आपको? चलिए तो ठीक है, सीधे हम आ जाते हैं कहां पर, इंडिया पर। ये बताओ, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं? तो कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि यूएसए का सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिया के सेपरेशन ऑफ पावर में क्या अंतर है? एक बार इसको समझ ही लो यार। मान लो यूएसए है, यूके है, ठीक है, ये सभी के सभी कैसे देश हैं? जो डेमोक्रेटिक है। ये सभी के सभी देश कैसे हैं? डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है आपका। ये देखिए, भारतीय संविधान सभा जब संविधान लिख रहे थे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, यूके का भी कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इनके पास ऑप्शन था, या तो वह यूएसए की तरफ आगे बढ़ जाते या फिर वह यूके की तरफ आगे बढ़ जाते। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि भारत जो है हाइब्रिड मॉडल को अपनाया है। वह ना ही फुल्ली यूएसए की तरफ है, ना ही वह यूके की तरफ है। समझ रहे हैं इस बात को? वेन डायग्राम में कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको? ठीक है, अगर आ रही हो तो जाकर के आप सैलोलिज्म एक बार पढ़ कर आइए, फिर आपके सर के बाल खड़े हो जाएंगे। सभी चूहा बिल्ली है और कुछ बिल्ली कलम है। अरे ठीक है हमें पता नहीं था कि आगे चलकर मुझे जीएस समझाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कठिन चीजें जो है उस पर अधिक फोकस कर दो तो वाले बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। जितने पॉलिटी में खासकर जितने भी टिपिकल जो कंसेप्ट है, जैसे आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा आर्टिकल 13 एंड 368, वो कहा जाता है कि पॉलिटी का सबसे वास्ट क्या है आपका, वो कंसेप्ट है। और उसको मैंने वेन डायग्राम से समझाने का प्रयास किया, मुझे बहुत, हमें भी अच्छा लगा। ठीक है, हमें, मेरी भी समझ इससे अधिक विकसित हुई और आज तक जो पढ़ाते मैं आया हूं तो वो बच्चों का भी अच्छा एक्सपीरियंस है कि सर ये मेथड्स अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए वेन डायग्राम इसलिए भी पढ़ना है कि आगे मुझे ऐसे ही वेन डायग्राम के सारे आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 भी समझाने हैं। समझ में ना, एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये लेजिस्लेटिव है, ये आपका एजुकेटिव है। कोई मतलब नहीं है किनका, एजुकेटिव से, एजुकेटिव का कोई मतलब नहीं है विधायिका से। न्यायपालिका, इनका भी कोई मतलब विधायिका से नहीं, कोई मतलब कार्यपालिका से नहीं है। यहां पर आप देखिएगा लेजिस्लेटिव से क्या बना है, एजुकेटिव बना है। लेजिस्लेटिव से क्या बना है, एजुकेटिव बना है। लेजिस्लेटिव, यूके का लेजिस्लेटिव का मतलब क्या, पार्लियामेंट ऑफ यूके। यहां भी दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड से ही जो है ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो क्या है आपका विधायिका है, विधायिका से ही क्या बना है, कार्यपालिका बना है। विधायिका से ही जो है अपर लेवल ऑफ जुडिशरी फॉर्म किया है, किसका, ब्रिटेन का। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर बोलबाला है किसका,
विधायिका का। इसलिए हम कहते हैं अक्सर कि यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी है। कहाँ पर? एक तरफ देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जबकि यहाँ पर शासन कैसा है? यहाँ पर कैसा शासन है? एजुकेटिव सिस्टम है। क्या मैंने आपको समझा रखा है संसदीय व्यवस्था एंड अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है? हैं? क्या आपके क्लास में इस पर चर्चाएं किया जा चुका है कि अध्यक्षीय सिस्टम एंड संसदीय व्यवस्था क्या होती है? देखिए, एक मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन समझने का एक क्या प्रतीक हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि शासक, जनता जो है किसको चुन ले? शासक को। और शासक शासन चलाने के लिए अपने सहयोगी मंत्री को क्या कर ले? वो नियुक्त कर ले। बात समझिएगा, जनता किसको चुन ले? शासक को। ठीक है, शासक शासन को चलाने के लिए वह अपने एसोसिएट मिनिस्टर को क्या कर ले? वह अपॉइंट कर ले। राइट, यह भी लोकतंत्र होगा। क्यों? शासक जनता के द्वारा चुनकर आ रहा है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? शासक जब जनता के द्वारा चुनकर आ रहा हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन कब बनता है कि शासक को भी कौन चुने? जनता चुने, और इसके जो क्या होंगे? मिनिस्टर, या फिर हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यह भी जनता के द्वारा ही चुनकर आया जाए। दोनों ही लोकतंत्र है, लेकिन दोनों में क्या है? फंडामेंटल डिफरेंसेज है। यहां पर डिफरेंसेज क्या है आपका? शासक को ही जनता चुन रहा है, लेकिन जो उसके सहयोगी, शासक के जो सहयोगी, जैसे मंत्री कह रहे होते हैं, इन मंत्री की नियुक्ति या ये मंत्री जो है जनता के द्वारा चुनकर नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ में? यहां शासक भी आ रहा है जनता के द्वारा चुन करके, और शासक के जो सहयोगी होंगे, एसोसिएट मिनिस्टर होंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कह रहे होते हैं, यह भी जनता के द्वारा ही चुनकर आने चाहिए। दोनों ही लोकतंत्र है, लेकिन दोनों की पद्धति क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इसी पद्धति को कहा जाता है एजुकेटिव सिस्टम। ठीक है, अध्यक्षीय व्यवस्था। और जब जो है शासक के साथ साथ मंत्री को भी चुना जाना लगे, तो हम इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, अध्यक्षीय व्यवस्था एंड संसदीय व्यवस्था का पूर्ण परिभाषा ये नहीं है, यह समझने का एक प्रतीक है। बात को समझ पा रहे हैं? जब हम संसदीय व्यवस्था को पढ़ रहे होंगे तो हम और डिटेल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन समझने का यह प्रथम क्या है? आपका प्रतीक है कि आप कैसे पकड़ पाएं कि कोई लोकतांत्रिक देश या अध्यक्षीय सिस्टम हो सकता है, या फिर वहां पर संसदीय व्यवस्था हो सकता है। ठीक है, तो यूएसए जो है वह किस सिस्टम पर चलता है? अध्यक्षीय व्यवस्था पर। ठीक है, जबकि यूके चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। राइट, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो भारत के पास दोनों ही ऑप्शन थे कि वह अध्यक्षीय व्यवस्था को भी अडॉप्ट कर सकता था और संसदीय व्यवस्था को भी वह अडॉप्ट कर सकता था। लेकिन भारत ने अध्यक्षीय व्यवस्था को अडॉप्ट ना करके भारत ने संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट करा है। ठीक है भाई, अब देखिए लॉजिक क्या है इसका। मतलब यूएसए का राष्ट्रपति जो क्या होता है? एजुकेटिव हेड होता है। इनका कोई जिम्मेदारी कहां से नहीं है? लेजिस्लेटिव से नहीं है। इसका मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति कोई निर्णय लेता है, वह पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वह पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है। आ रही बात समझ में? ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को यूं ही हटाया नहीं जा सकता है संसद से। कहा जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति पर विधायिका का बस इतना ही कंट्रोल है कि वह इंपीचमेंट ला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या होता है? फुल्ली सेपरेशन ऑफ पावर है। फुल्ली क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। एजुकेटिव इंडिपेंडेंट है, इसलिए एजुकेटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब पूर्णतः स्वतंत्र है तो कार्यपालिका किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है? विधायिका के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
ये बताओ, विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है या आम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इसका मतलब आप यहां पर देख रहे होंगे कि यह यहां का जो शासन है यह किस पर बल दे रहा है? सरकार की स्थायित्व पर, सरकार की स्थायित्व पर, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि एजुकेटिव सिस्टम का मोटो क्या है? स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। सरकार में क्या होनी चाहिए? स्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अमेरिका का जो शासन प्रणाली है वह किस मूल मंत्र पर टिकता है? वहां पर जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं, वहां पर सरकार की स्थायित्व पर जो है ज्यादा बल दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या है? फुल्ली सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, एजुकेटिव इंडिपेंडेंस किससे है? विधायिका से। ठीक है, इसलिए एजुकेटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, बट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम you can say here executive comes from legislative, executive comes from legislative, so that executive responsible for legislative। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब है कि अगर सरकार या शासन अगर कोई ऐसा नियम कानून लाता है तो वह उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वह विधायिका में जाकर के इसकी क्या करे? वह डिटेल्स प्रस्तुत करे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यहां पर देखिएगा कि अगर प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वह 5 साल तक जो है वह कार्यरत ही होंगे। इस बीच में विपक्ष के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी वह नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटाया भी जा सकता है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब आप यहां पर देखिएगा कि सरकार की स्टेबिलिटी पर अधिक बल नहीं दिया जा रहा है, सरकार की उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। ये बातें समझ में आई? अब बताइए कौन सा सिद्धांत ज्यादा अच्छा है, अमेरिका का या यूनाइटेड किंगडम का? यूके का, अमेरिका का नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सरकार में क्या नहीं है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट मूल मंत्राज ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नमेंट। ये क्या है? मूल मंत्र ऑफ डेमोक्रेसी है। आप अक्सर सुनेंगे, आप पास्ट का कोई अगर आपको मिल जाएगा किसी मिनिस्टर का, ऐसे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लगते थे, उनको मैंने कई बार यह बोलते हुए सुना है कि सरकार आएंगी सरकार जाएंगे, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, कारी बात समझ में? क्या लगता है वह भाषण बताओ भावनाओं में बहकर दिया गया था या लोकतंत्र के मूल मर्म को रखा जा रहा था? लोकतंत्र के मूल मर्म को रखा जा रहा था। ठीक है, इसलिए भारत ने क्या करा है? देखिएगा, भारत में भी एजुकेटिव कहां से आ रहा है? लेजिस्लेटिव से आ रहा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव से आ रहा है। इसलिए हमारा एजुकेटिव जो है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? विधायिका के प्रति। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी कानून यूं ही नहीं ले आएंगे जब तक पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं करा लिया जाएगा, विपक्ष का भी इस पर सहमति नहीं हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? बहुमत के आधार पर ऐसे बिल को पास कराया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बताओ सरकार के स्थायित्व पर बल दिया गया है या सरकार के उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता पर बल दिया गया है? सरकार के स्थायित्व से ज्यादा सरकार की उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता पर क्या किया गया है? बल दिया गया है। ठीक है भाई, किसके लिए, किसके तहत हुआ है? सेपरेशन ऑफ पावर के तहत हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर वह जो है 2 स्तर पर दिखता है। एक है आपका केंद्र के स्तर पर और एक है आपका क्या? राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर एंड राज्य के स्तर पर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दोनों के बीच शक्तियों में क्या है? अंतर है,
तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिस पर कानून कौन बना रहा होगा, केंद्र बना रहा होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पर कानून कौन बना रहा होगा, कौन, राज्य बना रहा होगा। ठीक है भाई। तो ऐसे लिस्ट जिस पर कानून कौन बनाए, केंद्र बनाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट कहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिस पर कौन कानून बनाए, राज्य बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची के। लेकिन भारतीय संविधान सभा ने ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखा, वहां पर उसने क्या देखा कि कुछ ऐसे भी क्या हैं, सब्जेक्ट हैं जिस पर यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही कानून बना रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिस्ट का नाम पड़ गया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट या तो समवर्ती सूची कह रहे होते हैं। ठीक है। तो यह जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे यूनियन लिस्ट हो या फिर स्टेट लिस्ट हो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट हो, इन तीनों ही प्रकार की लिस्ट का चर्चा कहां पर किया गया है, शेड्यूल नंबर 7 में किया गया है। ठीक है। तो शेड्यूल 7 में किसका चर्चा है, हाँ, सूचियों का वर्णन है। ठीक है। हमारे संविधान में कितने प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की सूची है। कौन कौन सूची है आपका, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। ये बताओ, अगर आप सवाल पूछ ले कि बस इसी तरह हरकत चलती रही तो फिर आपका सीट चेंज हो जाएगा बंधु। ठीक है। जो बीच बीच में जो आप इंटरटेनमेंट कर रहे होते हो, ये इंटरटेनमेंट छोड़िए। ठीक है। बचकानी हरकत से आप लोग बाज आ जाइए। ठीक है। ये मत पालिए कि मैं अभी बच्चा ही हूँ, कहीं तो मेरी एज ही क्या हुई, मैं तो अभी 21 साल का ही हूँ। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ही कहा है कि अगर आप कंपटीशन की दुनिया में आ गए हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 30 कैसे, ये 30 का बॉर्डर कैसे आप पार कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ठीक है। हाँ, यह एज ही कुछ ऐसा होता है। कभी मामा का शादी हो रहा है तो कभी मामा का बेटा का शादी हो रहा है कभी। ठीक है। इस तरह का जो है दोस्ती कैसे छूट सकता है यार। ठीक है। जान से प्यारा क्या है, दोस्ती है। ये सब क्या है, ये सब बेकार के रिश्ते हैं। ठीक है। यही दोस्त जब तुम्हें आगे चलकर जॉब हो जाए, 5,000 रुपया तेरे अकाउंट में ना भेजे, ठीक है, तब तुम ही जो है उसको ब्लॉक कर रहे होगे, दिखना मत तुम मुझे आज के बाद। ठीक है। कहाँ गई वो दोस्ती फिर तेरी, हैं? एक का रिजल्ट हो गया, फिर सेकंड वाला तुम्हें समझा रहा होगा ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना चाहिए। कम बख्तों, क्लास में बंक मारा करते थे, गलती से लिस्ट में नाम आ गया तो अब तुम मेंटर बन जाओगे। ठीक है। ये सब झेलने पड़ते हैं। अगर आपने देखो इस एज में ना थोड़ा सा स्वार्थी बना करो। स्वार्थी समझते हो, खुद के लिए जीना, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शनल आपका फेज है। ठीक है। हर कोई आपको, देखो क्या होता है ना, इस एज में इंसान आपके भीतर जो इमोशनलिंग जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा उभर रहा होता है। इमोशनल फीलिंग्स जो है इस समय, अगर उस पर कंट्रोल आप अगर नहीं कर गए तो आप लाइफ में रद्दी के भाव बेचे जाएंगे। ठीक है। चाहे कोई मोल गुल होंगे, नहीं अरे हमारे पिताजी इतने बड़े बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, कैसी बातें करते हो यार, हट, हमारे फादर तो पता नहीं क्या है, ये है वो है, कुछ तुम्हारे फादर है, तुम नहीं हो। ठीक है। अगर आपके गार्जियन पेरेंट्स अगर सही ठीक ठाक का इलाज किए रहे होंगे तो अब ये चीज़ एहसास हो जाएगा आपको। एक बार ऐसे ही मैं गर्मी की छुट्टी में क्या था कि पापा के पॉकेट से बार बार पैसा, कि मैंने मम्मी से पैसा मांगा, मम्मी को देखा मम्मी पापा के पॉकेट से पैसा निकाल कर मुझे दे रही है। अरे फिर मम्मी से पूछना ही क्यों है, जब मम्मी भी जो है पापा के पैसे दे रही है तो मेरी ये हैबिट क्या हो गई, लगी रह गई।
एक दिन पिताजी खुद देख लिए, पैसा है बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब जरा सा देखिए, क्या उनका एक लाइन जो है मेरे जहन में आज तक दौड़ता है, उसने बस एक ही लाइन का यूज किया, ऑफिसर मैं हूं तुम नहीं, ठीक है। अब मुझे बचपन से एक हैबिट है, मुझे बहुत किसी की बातें बहुत दिल पे लग जाती है, ठीक है। और उस समय बस एज लगभग ग्रेजुएशन में ही थे, लगभग पार हो ही रहा था ग्रेजुएशन। बोले ये बात, मतलब 100 रुपया के चक्कर में आप इतने आग बरसा रहे हो मुझ पर, ठीक है। लग जा, आज के बाद मैं पैसा नहीं लेता, और वो वक्त से लेकर आज तक मैं उनसे पैसा लिया भी नहीं हूं, ठीक है। तो ये क्या आन भी होता है, लेकिन मैंने उनके भीतर क्या देखा, वो आग पैदा करना, ठीक है। इसलिए जिंदगी बहुत ही सुलह या फिर यूं ही सब कुछ मिल रहा हो तो रुक जाइए, सुख थोड़ा कम भोगा कीजिए, ठीक है। जिंदगी का मतलब सुख भोगना नहीं होता है, ठीक है। लिहाजा दोस्ती वोस्ती तोड़ो यार, ये दोस्ती वोस्ती मत ये क्या करो, ठीक है। मुझे दोस्तों ने भी बहुत जख्म दिए हैं, आज तक जख्म देते रहते हैं। बताओ, जो मेरे साथ कॉलेज बंक कर करके मूवी देखा हो, कॉलेज बंक करके मुझे यमुना किनारे लाकर मछली को दाना खिलवाया हो, और वो कम वक्त जो है आज डीएसपी, चूंकि मैं उसी का, देखिए आप पूरी क्लास कितना भी उठाइएगा वीडियो में उसी का तो चर्चा, क्यों, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में 3 ही लोग थे जो कोर मेंबर थे, ठीक है। दोनों ही जगह पर, हाँ एक लाइन पर है, वो कभी ऑफिसर होने का घमंड नहीं दिखाता है। एक बंदा है, चूंकि जॉब लग गई पहले उसको, अभी ट्रिपल स्टार कंधे पर लग जाए, समझ सकते हैं, वो आदमी जमीन छोड़ देता है, ठीक है। अब वो क्या हो गया कि ग्रुप में सबको सिखाने लग गया कि जीएस कैसे पढ़ा जाता है, जबकि उसको सबसे कम नंबर आता था। किसी कारण बस जो है वो आगे बढ़ गया, जिसका चर्चा करना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है। दर्द उसे कहते हैं, ठीक है, जख्म उसे कहते हैं, ये सब चीजें नहीं है। दोस्ती उसका, वो तुम्हारा सबसे खत्म है वो, ठीक है, तुम्हारे लिए वो खत्म है, ठीक है। अब यहीं पर डिस्कस मत कर लो, इसलिए क्लास में मुझे इस तरह की हरकतें मत दिखाया करो, दोस्ती। आ जाओ अपने विषय पर आ जाते हैं, क्या पढ़ा रहे थे, लिस्ट है ना, 7 शेड्यूल, हाँ संविधान के अनुसूचियों में, ठीक है, संविधान के अनुसूचियों में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, 7th शेड्यूल। इसमें चर्चा किसकी है, लिस्ट का चर्चा है। कितने लिस्ट हैं, 3 प्रकार की क्या है, लिस्ट है। कौन कौन लिस्ट है, संघ सूची, राज सूची, अनुसंवर्ती सूची। 1 मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा है मुझे बार बार, 5 मिनट में आया।
कहाँ पे थे, हो गया था लिस्ट। कितने लिस्ट हैं ये बताओ। संघ सूची पर कानून कौन बनाएंगे, संघ बनाएगा। राज्य सूची पर कौन बनाएगा, ऐसा विषय जिस पर दोनों ही बनाए। तो बताओ एक ही सब्जेक्ट पर दोनों ही कानून बनाएंगे तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, दोनों में क्या हो जाए, केंद्र और राज्य में किसी कानून को लेकर के विवाद हो जाए, विवाद कहां नहीं होगा, संघ सूची पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि संघ सूची पर कानून बनाएगा ही कौन, पार्लियामेंट बना रहा होगा। राज्य सूची पर कानून कौन बना रहा होगा, राज्य बना रहा होगा। कौन से ऐसे लिस्ट पर दोनों बनाएंगे, समवर्ती सूची। कॉन्ट्राडिक्शन यहां हो सकता है। तो जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, विवाद हो जाए, तब किसकी बात मानी जाएगी, केंद्र की बात मानी जाएगी। कभी कभी यह भी हो सकता है कि कभी कभी स्टेटमेंट रूप में जो है सवाल पूछा जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ सूची पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संघ के पास है, राज्य सूची पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य के पास। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन कभी भी स्टेटमेंट अगर ऐसा दे दे कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ, और राज्य सूची पर संघ कानून बना सकता है, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आ रही बात समझ में। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही कब है, बना सकता है, बनाता नहीं है। बना सकता है कब, जब क्या लगा हो, देश में इमरजेंसी लगा हो, ठीक है, जब राज्य की विधानसभा क्या हो गई हो, भंग हो गई हो। आ गई बात समझ में। तो ऐसे कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बना सकता है, संघ बना सकता है। क्या सिर्फ इतने ही कंडीशन है, नहीं, और भी कंडीशन है। जब जो है राज्यसभा ऐसे सब्जेक्ट को रेकमेंड कर दे, कैसे, जो राज्य सूची के विषय है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा क्या कर दे, रेकमेंड कर दे, ऐसे कंडीशन में भी पार्लियामेंट जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अब आप देखिए, पहले देखिए समान भाषा क्या है कि संघ सूची पर कानून संघ बनाएगा, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाएगा। ये क्या है आपका, समान बातें, समान लाइन है, समान इसकी क्या है, लैंग्वेज है। अब जरा समझिए, संघ सूची पर कानून संघ ही बनाएगा, यह भी सही है। क्यों, क्योंकि संघ सूची पर राज्य नहीं बना सकता है, संघ सूची पर सिर्फ संघ ही कानून बनाएगा। राज्य सूची पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं, नहीं, राज्य सूची पर कानून राज्य भी बनाएंगे और संघ भी बना सकते हैं। कब, जब राज्य की विधानसभाएं क्या हो गई हो, भंग हो गई हो, जब देश में क्या लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, या फिर जब राज्यसभा इसके लिए क्या कर दे, रेकमेंड कर दे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, राज्य सूची पर कानून संघ बना सकता है। अब कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन दूर हुआ आपका, कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। अब कभी कभी जो है इस पर चलिए नंबर्स की बात हम लोग आगे करेंगे। अब आ जाइए 8वें सूची, अनुसूची पर, 8 शेड्यूल्स। एट्थ शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में क्या है ये बताओ। मूल यहां भी सवाल पूछा जाता है, मूल संविधान में चूंकि 8वीं अनुसूची का लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इसमें भाषा की क्या की गई है, चर्चा की गई है। क्या है प्रोविजन, प्रोविजन क्या है 8वीं अनुसूचियों का, किसका मेंशन है यहां पर, भाषा का मेंशन किया गया है, ठीक है, लैंग्वेज का चर्चा किया गया है। तो मूल संविधान में जो भाषा दी गई थी उसकी संख्या कितनी थी, 14। मूल संविधान में इसकी संख्या 14 थी, ठीक है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है, 22। अब यहां पर सुनिए, 8वीं अनुसूची मूल संविधान में ही था, ठीक है,
8वीं अनुसूची लाने के लिए संशोधन नहीं किया गया था। जब 8वीं अनुसूची, जब 26 जनवरी 1950 को जब देखा गया 8वीं अनुसूची में, तो पाया गया कि उसमें भाषा का चर्चा है और लगभग कितने भाषा है उसमें, लगभग है या एडजेक्ट्स है, कितने भाषा है, 14 भाषा है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 है। वर्तमान में कितनी है, इसका मतलब है कि वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब है कि 8वीं अनुसूची में अमेंडमेंट किया गया होगा। ठीक है, अब जरा समझ लीजिए कि यह 14 से 22 बढ़ने का जो यात्रा है वो कैसे हुआ। तो एक तरफ मैं लिखूंगा अमेंडमेंट, उसके बाद है आपका ईयर और उसके बाद है लैंग्वेज। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में पहली बार जब अमेंडमेंट हो रहा है, फर्स्ट अमेंडमेंट इन एस शेड्यूल, वह 21वां अमेंडमेंट। क्या वह अमेंडमेंट 21वां है। साल कौन सा है, 1967। ठीक है, भाषा कौन है इसमें, सिंधी है, सिंधी भाषा जोड़ा गया। क्लियर। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में था या नहीं, मूल संविधान में था। क्या क्या इसके प्रावधान क्या थे, इसमें भाषा का प्रावधान था। मूल संविधान में जब 8वीं अनुसूची थी तो मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी, 14। आज इसकी संख्या कितनी हो गई है, 22। इसका मतलब कि 8वीं अनुसूची में आगे चल करके अमेंडमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो 3 अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट पहला कौन सा था, 21वां अमेंडमेंट। ठीक है, 21वां अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1967 में। कौन सा भाषा जुड़ रहा है इसमें, इसका मतलब 14 से बढ़कर कितना हो गया, 15। अब देख लीजिए दूसरा अमेंडमेंट हो रहा है 71वां। ठीक है, और ये हो ही कब रहा है यह 19। अब आपको देखिएगा, अगर इसको याद भी रखना होगा तो आप इसको इससे जोड़ सकते हैं कि पंचायती राज और नगर पालिका का भी अमेंडमेंट कितना है, 73वां एंड 74वां है। तो 71वां, बीच में आपका 72 छोड़कर 73, 74, ये सब क्या का इंपॉर्टेंट है। और ये सब का ईयर क्या है आपका, 1992 है। ठीक है, इसमें कितने भाषा जुड़े, 3 भाषा जुड़े, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, पानीपुरी नहीं, मणिपुरी। ठीक है, अब बताओ भाषा कितना हो गया, 14 था पहले, एक बाद में जुड़ा, कितना हो गया, 15। फिर बाद में जो है 3 भाषा जुड़ा, अब की संख्या कितना हो गया। कौन कौन भाषा था, कोंकणी, मणिपुरी एंड, क्लियर बोला करो, तुम लोग की भाषाओं में लगता है पानीपुरी। अरे एक बात है, पटना में मैंने देखा है पानीपुरी एक स्पेशल व्यक्ति ही होता है, पूरा हाथ ब्लैक, उसका हाथ है पूरा व्हाइट रहे। ठीक है, तो कोई पता है यहाँ का पानी पूरी का मतलब क्या है कि पूरा उसको मिर्चा इतना डाल दो कि जहर बना दो उसका। पानी पूरी का मतलब ये नहीं था कि उसको जब पूरा मिर्च पाउडर इतना घोल दो उसमें कि वो जो है जहर ही हो जाए। मैंने कल या परसों में तो खाया भी था यार। ठीक है, अब मैं शॉप से निकलते समय मेरे दोनों ही आंखों में क्या आंसू है। अब लग रहा है मैं बाहर जाऊं या पहले बैठ कर पूरा आंसू ही निकाल लूं मैं। क्यों बाहर जाएंगे गिरते हुए आंसू, सवाल रो क्यों रहे हो। ठीक है, और आजकल आपको पता है ये रोना कितना बहुत एक खराब आइडेंटिटी मानी जाती है। रो रहे हो, अच्छा किस लिए तुम्हें चोट पहुंचाया है। मैं चोट पहुंचाया तो भाई, लेकिन पानी बताओ कि किसी को बोलते हुए कितना खराब लगेगा कि पानी पूरी वालों ने चोट पहुंचाया।
भाषा का प्रावधान किस शेड्यूल्स में है? 8 में है। मूल समय कितने भाषा थे? आज कितने हैं? कितने अमेंडमेंट हुए इसमें? 3। 8वीं अनुसूची में पहला अमेंडमेंट कब हो रहा है? 21वां। कौन सा साल है? कौन सा भाषा जुड़ा है इसमें? सिंधी। इस तरह भाषा बढ़कर कितना हो गया? 15। आगे चल करके 71वां क्या हो गया? अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, 71वां अमेंडमेंट हो कब रहा है? ठीक है, कहीं कहीं पर 91 भी मिले तो घबराना नहीं है। अमेंडमेंट, मैंने पहले भी कहा, अमेंडमेंट का होना और लागू होना दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, इसके तहत कितने भाषा जुटे? 3 भाषा। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली भी भाषा है भारत में। भारत का क्या संवैधानिक भाषा है, ये जानकर अटपटा लग रहा होगा आपके, नेपाली को क्यों? ठीक है, आप जब जाएंगे नॉर्थ ईस्ट तो पूरा दार्जिलिंग, पूरी सिक्किम, यहाँ पर नेपाली रेस ही रह रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आपको दार्जिलिंग एंड सिक्किम ही नहीं, आप भूटान के बॉर्डर तक भी चले जाइएगा तो भी आपको नेपाली रेस भी मिल रहे होंगे। हैं बंगाल में, सिक्किम बंगाल में नहीं है, दार्जिलिंग तो बंगाल में ही है। जयगांव के बॉर्डर अपना शेयर करता है पश्चिम बंगाल, लेकिन अक्सर जो है वहां पर क्या, कौन से रेस मिलते हैं? नेपाली रेस भी मिलते हैं। सिक्किम का तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही क्या है? इंग्लिश और नेपाली है। हाँ जी, जानने का विचार है? ठीक है, बिल्कुल घूम कर आइए, अपना ही स्टेट है। उनको आप एहसास दिला कर आइए कि आप भी भारतीय हैं। उनको अभी भी विश्वास नहीं होता है कि वो भारतीय हैं। जब जाएंगे तो आपसे पूछेंगे क्या आप इंडियंस हो? ठीक है, बोले तो फिर तुम कौन हो बे, खत्म। ठीक है, मेरी पहली यात्रा अभी भी क्या मेमोरेबल है सिक्किम के लिए कि मैं सिक्किम गया था शांति की खोज में। शांति कोई महिलाएं नहीं, शांति मतलब आत्म तृष्णा है। ठीक है, मुझे लगा कि इतना दूर मैं चला जाऊंगा, ठीक है, तो शायद मैं अपनों से कट करके अपनों से अलग रहूंगा, थोड़ा शांत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सिक्किम जब जाएंगे तो गैंगटॉक, वहाँ पर एक फेमस रोड स्ट्रिप का नाम है MG मार्ग। ठीक है, शाम का बहुत अच्छा वहाँ का नज़ारा लगा मुझे। ठीक है, मैं बैठा सुकून महसूस कर रहा था, इतने में ही पीछे से भोजपुरी भाषा में का हो का हलवा। ठीक है भाई, ये लैंग्वेज सुनते ही मेरा क्या मोह ही क्या हो गया, भंग हो गया। ठीक है, फिर उसको बुलाया, भाई इधर आओ। कहाँ से? तो बोलता है ढाका। ठीक है, कंफ्यूजन नंबर दूसरा। मैं ये सोच रहा हूं तब तक इस बीच में कि ढाका जो बांग्लादेश में है, बंगाली भाषा ना, का भोजपुरी कैसे बोल रहा है ये बंदा? ठीक है, हाँ, ये बात मुझे बाद में मालूम चला कि पश्चिमी चंपारण में भी क्या है, ढाका है। ठीक है, तब मुझे सिक्किम को जाने कौतूहल और मची कि यहाँ पर लोग जो हैं वह बिहार मतलब क्या भोजपुरी भी है और वो बांग्लादेशी भी है। आगे चल करके एक वहाँ एक फेमस बाजार है, लाल बाजार है, वहाँ मुझे मैथिली भी सुनने को मिल गया। तब जाके लगा कि नहीं, आप कहीं भी चले जाइए। और हाँ, वो मैथिली वाला ही बताया कि सर हमने जब बताओ यहाँ पर तो बांग्लादेशी भी भोजपुरी बोल रहा है, जब बताओ यहाँ बिहारियों ने कितना डोमिनेट कर रखा है। तो बोलता है कि सर वो बिहारी ही है, बिहार में ही क्या है अपना ढाका है, और ढाका में जो है वो भोजपुरी ही बोली जाती है। तब जो है मुझे सिक्किम उतना भी अच्छा नहीं लगने लग गया कि भाई वहां भी शांति मिल, क्योंकि वो एज ही ऐसा था। अब मालूम चल चुका है कि शांति कहीं जाने से नहीं, शांति का क्या प्रतीक क्या है? आंतरिक शांति। आप अंदर से कितने क्या हो, शांत हो। बाहर शांति से कोई शांति नहीं होती है। हाँ, बाकी व्यूज बहुत क्या है वहाँ का एड्रॉबल है, आप कभी घूम के आइए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, वहाँ पर थोड़ा बिहारीपन वाली जो थोड़ी सी क्या हरकतें हैं उसको थोड़ा कम रखेंगे, ये नहीं कि गुटखा खाया पच मार दिए। ठीक है, तो ऐसे में फाइन भी। अच्छा, एक चीज मुझे और भी बहुत आश्चर्य लगा वहाँ का, आप दारू पी के भले ही लोग हट जाओ, ठीक है, दारू पी के रोड पर गिरे जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन आप रोड पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि मेरा वो सब कुछ वास्ता है क्योंकि आप ऐसा ये कर, मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पी कर नहीं, ऐसा मैं जानने का प्रयास किया तो मन चला कि आप दारू पी सकते हो भरपूर, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप स्मोक नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत अटपटा भी लगा ये, खैर कोई नहीं, उसका अपना राज्य है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट है, ठीक है। और ये हो कब रहा है? 2002 और 3 में, 2002 और 3। अब चूंकि आप जान चुके हैं कि 18 भाषा पहले हैं और 3 ही अमेंडमेंट हुआ है, इसका मतलब इसके तहत कितने भाषा जुड़े होंगे? 4 भाषा जुड़े हैं, ठीक है। ये 4 कौन कौन है? हाँ, मैथिली, बोडो, डोगरी व संथाली। आप लोग पूरा ही भाषा लिखिएगा, मैथिली, ठीक है, बोडो, क्या है बोडो ही है, हाँ, मैथिली, बोडो, डोगरी व संथाली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इसी हायरार्की में याद रखिए, आप अपने तहत भी कुछ और भी हायरार्की बना सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये याद रहे, ये 4 भाषा जो है, 4 भाषा 92nd अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब जाकर क्लियर हुआ, ठीक है। भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में है? क्या 8वीं अनुसूची मूल संविधान में था? तो सवाल बन जाएगा कि मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14। आज कितने भाषा हैं? कितने अमेंडमेंट से 14 से 22 हो गए? 3। 8वीं अनुसूची में पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था? 22nd अमेंडमेंट के साथ। कब हुआ? या 1967 में हुआ। कौन से भाषा जुटे इसमें? सिंधी। फिर जो है आगे चल करके 71 जो है अमेंडमेंट किए गए, कब हुआ ये? कितने भाषा जुड़े इसमें? 3, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली, ठीक है। उसके बाद है 92nd अमेंडमेंट 2002 व 3 में हुए, कितने भाषा जुटे इसमें? 4। कौन कौन है? मैथिली, बोडो, ठीक है भाई। आखिरी लोमड़ी नहीं, डोगरी है, ठीक है। तो आखिरी वाला 4 भाषा आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। आगे चलकर कोई नई भाषा इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो आप 4 के बाद आप उस नए भाषा को ज्यादा याद रखिए, क्योंकि नया परिवर्तन ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब आगे चलें। क्या 3, 2? क्या वहीं पर हैं? देखिए, 2 दिया है, 3 नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी उत्तर लगाना क्या है? आसान है। 3 दिया है, 2 नहीं, 3 का मतलब 2003, 2000 दिया है, 2003 नहीं दिया है, उत्तर लगाना बहुत आसान है। 2003 दिया है, 2002 नहीं दिया है, उत्तर लगाना फिर भी आसान है। दोनों दे दिया जाए तब क्या होगा भाई? अमेंडमेंट पहले होगा तब जाकर उसका अप्लाई किया जाएगा। तो अमेंडमेंट हो कब गया? पहले 2002, तो उत्तर 2002 मार कर आइएगा। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? देखिए, 9 को थोड़ा सा हम रोक के रखते हैं, 9 को समझेंगे, 9 भी ठीक है, लेकिन 9 को थोड़ा रोक लेते हैं। 10, 11 और 12 इसको जो है पहले निपटा लेते हैं, फिर 9 को निपटाया जाएगा, कि 9 था समझने की चीजें हैं ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि पूरी क्लास समाप्त हो जाए 9 पर ही। देखिए, अगर 9 है, 9, 10, 11 और 12 क्या लगता है मूल संविधान में थे? इसका मतलब 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी जो है यह पहले अमेंडमेंट करके जोड़े गए होंगे, ठीक है। इसीलिए जो है आप लोग जब भी पढ़े 11, 12 तो पहले आप ये देख लें कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया।
तो 11वां अनुसूची को जोड़ने के लिए 73वां संशोधन किया गया था और 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 74वां अमेंडमेंट किया गया था। यहां भी आप देखिएगा ईयर जो है 1992 93 दिखाई पड़ रहा होगा। फिर मैं आपको समझा दूं, ऑप्शन 92 है, 93 नहीं दिया गया है, उत्तर लगाना फिर भी आसान है। ठीक है, 1992 नहीं दिया है, 1993 दिया है, उत्तर लगाना फिर भी आसान है। दोनों आ जाए तब क्या करेंगे, समझ गए? तो जब भी ऐसा जब लिखा जाए बोर्ड पर तो इसका लॉजिक, ठीक है, या हर बार मुझे बताना ही पड़ेगा, समझ लेंगे। अब चलिए, इसका मतलब है कि दोनों एक साथ ही जो है, एक ही साल एक ही साथ जो है दोनों पास भी किए हैं। हाँ, फाइलिंग नंबर क्या है, अलग अलग है। पहले कौन गया होगा, पंचायती राज, इसलिए 73वां हो गया, और इसके बाद जो है, आगे बात समझ में। तो क्या है इसके प्रावधान, तो इसका प्रावधान है पंचायती राज, पंचायती राज है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, पंचायती राज का प्रावधान है। सवाल पूछ ले, पंचायती राज किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यहां में कोई डाउट्स? उसी प्रकार जो है 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, म्युनिसिपैलिटीज का प्रावधान है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज का प्रावधान किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में है। म्युनिसिपैलिटीज 12वीं अनुसूची में है, तो किस अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया होगा, 74th 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको ऐड किया गया होगा। कोई डाउट्स है यहाँ पर, मिटा दें कैसे, लिखा हुआ है। फास्ट लिखा करो ना, हो गया। कुछ लोग तो लिख भी नहीं रहे, आप लोग नहीं लिखते हैं। कभी मैं कॉपी भी चेक कर लूंगा फिर, ठीक है। मुगल बादशाह की तरह क्लास में नहीं बैठना है, ठीक है, वरना फिर आपका भी वही हश्र होगा जो मुगल बादशाह का हुआ। चलिए इसको मिटा दें। चलिए, इस कोशिश में मत रहिएगा कि वीडियो को जब ऑनलाइन ये वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है तो यूट्यूब पर फिर मिलिए जाएगा। हमारा वीडियो तुम झेल भी नहीं पाओगे, ठीक है। वीडियो इतना स्लो होता है, फिर झेल नहीं पाओगे, इसलिए क्लास में ही पढ़ करके लिख करके समझ जाना है, ठीक है। जब मैं खुद का वीडियो नहीं झेल पा रहा था, ठीक है, तो तब मुझे लग गया कि मैं यूट्यूब के लिए शायद बना ही नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, अपनी क्वालिटी को पहले समझना चाहिए ना कि मैं किस काम आ सकता हूँ। हर जगह सर लगाना कोई आवश्यक थोड़ी है, ठीक है। हम उस कहावत में विश्वास ही नहीं करते। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यारो। ये सब बेकार कहने की बातें हैं सर। 10वीं अनुसूची क्या मूलस्थान में था? नहीं। तो पहला सवाल क्या बन जाएगा, किस अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया? 52nd अमेंडमेंट के साथ इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कौन सा साल है? 1985, 1985 जन्म हो गया था? नहीं। आपके जन्म से कितने साल पहले की घटना है ये? 15 साल। इसका मतलब अपना उम्र बता रहे हो मुझे, ठीक है। अब देखिए प्रावधान क्या है इसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं दल बदल क्या है, प्रावधान है। शॉर्ट में थोड़ा समझ लीजिए कि दल बदल के बारे में क्यों लाया गया होगा, ठीक है। दल बदल इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए।
देखिए हुआ क्या था, आपको जैसा कि पता होगा 1984 में एक घटना घट गई थी और भारत के महामहिम प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि राजीव गांधी की सरकार बनती है और आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट इनको मिला था। बड़ा मैंडेट का मतलब क्या होगा, अगर मान लिया जाए अभी लोकसभा में कितना सीट है, 5 और 3। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए कि कोई सरकार जो है, कोई पार्टी अपनी सरकार कब बना लेगी, जब 273 लोग क्या हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे। यानी मतलब कोई पार्टी जो है कितना सीट ले आएंगे, 273 सीट ले आएंगे। ठीक है, लेकिन इस समय लगभग 400 सीट ला रखे थे जो वर्तमान सरकार थे। सरकार गिरने का कोई डर है, कोई डर नहीं है। लेकिन देखिए यदि राजीव गांधी सुबह सुबह सपना क्या देख लेते हैं कि उनका आधा से ज्यादा सांसद जो है, आधा से ज्यादा सांसद दूसरे पार्टी में चले गए। अगर आधा से ज्यादा दूसरे पार्टी में चले गए, इसका मतलब 200 सांसद खसक गए। अब 200 सांसद खसक जाएंगे तो सांसद बच ही कितने जाएंगे, 200। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए सांसद, इसका मतलब 73 सांसद, 73 सांसद कमी हो गई। कभी कभी देखिए खुद में भी जो है आप मजबूत रहते हैं, लेकिन कभी कभी अनसिक्योर फील करते रहते हैं, यार पढ़ तो रहा हूँ लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर इस साल जो है पिताजी से पूरे साल पैसा मांगना पड़ेगा। हर साल जो है होली में कुर्ता पजामे के लिए पैसा मांग ही रहे होते हैं, जबकि आप सिक्योर हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका भी हाल वही है जो राजीव गांधी का हाल हुआ था कभी। ठीक है, इसीलिए राजीव, चूंकि यह सपना सुबह सुबह देखे हैं, मैं आपको पहले ही कह दूं, क्लास में सुनाई गई कहानी काल्पनिक है, वास्तविक से कोई इसका वास्ता नहीं है। तो इस पात्र के सभी घटनाएं क्या है, काल्पनिक हैं। बस आपको समझाने के लिए मैं कह रहा होता हूं। ठीक है, अब चूंकि सुबह का सपना है, ऐसा कहावत है कि सुबह का सपना सच भी होता है। बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी सरकार जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो सरकार बचाने के लिए यूं ही जो है सांसद दल बदल न कर ले, इसीलिए जो है दल बदल का प्रावधान जो है लाया गया कि किस कंडीशन में जब दल बदल करेंगे, एक दल से आप दूसरे दल में जाएंगे तो वैधता आपको प्राप्त होगी। तो सरकार को बचाने की थी, सरकार को अस्थायित्व बनाने की एक क्या थी, प्रयास थी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मेरा संविधान लागू हुआ तब से लेकर के सरकार के अस्थायित्व पर बल नहीं था, सरकार के उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता पर था। लेकिन क्या अस्थायी सरकार क्या अपनी उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता को पूरा करता ही रहेगा? क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि जो सरकार अस्थायित्व, जो क्या है, अस्थायी है, मान लिया जाए कि उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, उसका फोकस विकास पर होगा या सरकार बचाने के ऊपर होगा? सरकार बचाने के ऊपर होगा। ठीक है, तो सरकार बची रहेगी तब ही जाकर के सरकार जो है आगे चलकर विकास का भी काम कर सकेगी। इसी का प्रथम प्रयास था 1985 में 10वीं अनुसूची के तहत जो है दल बदल का प्रावधान लाया गया था कि उत्तरदायित्व के साथ साथ सरकार में अस्थायित्व भी क्या हो सके, आ सके। आ रही बात समझ में? चले हम आगे। अब एक बच गया है शेड्यूल आपका कौन, शेड्यूल 9। यह ऐसा अनुसूची है जो प्रथम संविधान संशोधन के साथ क्या हो गया, जुड़ा, लेकिन आज इनका क्या हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। समझ रहे हैं? पहला संशोधन के साथ आए तो सही, लेकिन आज इनका क्या हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। तो फिर हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं? जब इनका इंतकाल ही हो गया तो फिर हमें पढ़ना क्यों चाहिए? पढ़ना चाहिए इसलिए क्योंकि आप आगे जो है सुनते रहिए। हम अनुसूची 9 पर जाएं, इससे कुछ बेसिक बात को समझिए। ये बताइए फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी कब समाप्त किया गया है?
राइट टू प्रॉपर्टी कब समाप्त किया गया है? 24वां 1978 में। तब देखिए आर्टिकल शेड्यूल 9 को समझना हो तो आपको पहले बेसिक बात को समझ लेनी होगी, ठीक है। पहली बात बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी 1978 से पहले हमारा क्या था? वो मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले हमारा क्या था? वो मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि संपत्ति का अधिकार का वायलेशन अगर हुआ तो दोनों ही रास्ते क्या हैं? खुले हुए थे। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक बेसिक तो ये है। दूसरा बेसिक आप ये समझिए, इसे मान लिया जाए कि पार्लियामेंट में कितने हाउस है? 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा और एक और व्यक्ति का नाम क्या है? राष्ट्रपति। कई बार क्लास में ये जो है चर्चाएं हो चुकी है कि क्या लोकतांत्रिक शासन में राजतांत्रिक या तानाशाही आ सकती है? हाँ, आ सकती है। लोकतंत्र में भी तानाशाही आगे चल करके जब उसको डीप में पढ़िएगा, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं आगे चल करके जब वो पढ़ते हैं तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं राजतंत्र और गणतंत्र के बीच में पेंडुलम की तरह काम कर रहा होता है। जैसे आप आज ही के क्लास में सुने होंगे कि कुछ राजतंत्र वेलफेयर का भी काम करते हैं, और वेलफेयर किसका एग्जाम्पल है? लोकतंत्र का, ठीक है। कुछ लोकतांत्रिक शासन में जो है तानाशाही भी दिखाई पड़ती है। कब? जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र और गणतंत्र के बीच में वो पेंडुलम की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। लोकतंत्र जितना क्या होगा राजतंत्र से अलग होगा, राजतंत्र उतना ही क्या होगा? डिक्टेटरशिप होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो अभी दिमाग को उतना मत घुमाइए, ठीक है, वरना फिर जो है पता नहीं क्या पढ़ने आए थे, क्या पढ़ा रहे हो यार तुम मुझे, ठीक है। यूट्यूब पर तो 1 घंटा के वीडियो में शेड्यूल्स कई बार रिपीट हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको जो है प्रेरणा को यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाना है, ठीक है। आइए समझिए इस बात को। क्या कोई पार्टी जब पूर्ण बहुमत में आ जाएगी तो कोई बिल भी पास वो करवा सकती है? हाँ या ना? लोकसभा से पारित, राज्यसभा से पारित, ठीक है। और चूंकि हम ये जान चुके हैं कि अगर वह लोकसभा में बहुमत है सरकार बना लेती है, विधानसभा में बहुमत है तो राज्यसभा में भी उसकी जो है बहुमत आ जाएगी। राष्ट्रपति तो चुन करके ही आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से, ठीक है। तो कोई दो मत नहीं, उसी पार्टी की राष्ट्रपति भी हो जाएगी। जब वो रिलेटेड पार्टी जब कोई बिल लाएगा, इसका मतलब है कि लोकसभा से लेकर प्रेसिडेंट तक वह बिल कहीं पर रुकने वाला नहीं है। इसका खतरा क्या था? खतरा आप पहले से जान चुके हैं कि ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ लोकतंत्र की क्या हो सकती है? समाप्त भी हो सकती है। कब? वेलफेयर का काम कर रही है तो लोकतंत्र नहीं समाप्त होगा। लेकिन मोटा भाई को, अच्छा बार बार मोटा भाई का मतलब मेरा मोटा भाई दुश्मनी नहीं है, बस अब आगे चल करके कोई और बन जाएंगे गृह मंत्री, ठीक है, तो मेरा एग्जाम्पल वो बन जाएंगे। पहले कोई और थे, लेकिन जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से यही व्यक्ति जो है लगातार जो है, तो ये मेरे जवान पर जो है छप चुके हैं बेचारे। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी उनसे नहीं है। मेरा दोनों ही पार्टी से उतना ही रिश्ता है जितना रिश्ता नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब जरा समझिए कि क्या ऐसी कंडीशन में मोटा भाई जब जाने के चुनाव हम हार सकते हैं तो क्या ऐसा बिल नहीं आ सकता है कि 2026 के होली के शुभ अवसर पर भारत के सभी संवैधानिक पद वंशानुगत होते हैं, ठीक है। जब 2026 के होली के शुभ अवसर पर भारत के सभी संवैधानिक पद वंशानुगत होते हैं, तब हम इसके बाद क्या कह रहे होंगे? एक समय की बात है जब भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, जब जो है शासक जो है हर 5 साल पर चुनकर जाते थे।
क्या कहने में प्राइड फील करेंगे? एक समय की बात है या आज का सरकार चुनकर आते हैं? आज का सरकार जो है चुनकर आते हैं। तो हमारा लोकतंत्र की समाप्ति हो जाए या लोकतंत्र बचा रहे? लोकतंत्र बचा रहे। इसके लिए हमारे संविधान में ताई की व्यवस्था की है। ताई मतलब बड़ी चाची, जिसको हम लोग जो है वेस्टर्न इंडिया में बड़ी चाची को क्या बोलते हैं? ताई। यहाँ बोलते हैं काकी, वहाँ पे क्या कहते हैं? ताई। ठीक है, हाँ काकी। काकी कहना बहुत और टाइप का लगता है, काकी, चाची। ठीक है, आजकल तो बहुत आ गया इंग्लिश वर्ड, आंटी, हाय आंट, ठीक है, हाय अंकल्स, ठीक है, समझ रहे? अब तो अंकल को भी छोटे पा, बड़े पा, पता नहीं क्या क्या। पापा एक ही है भाई, कई को पापा क्यों बना रहे हो? जब मुझे सिखाया गया ये छोटे पापा है, ये बड़े पापा करे, पापा तो एक ही है हमारे। छोटे पापा बड़े पापा क्या होता है? ठीक है, नहीं, यही संस्कार है, यही सिखाया। यहाँ पर चाचा नहीं है, छोटे पापा कहा जाता है। ठीक है, अब जब चूंकि पापा ही पॉप्स बन चुके हैं तो फिर जो है छोटे पापा की महत्व तो अब जो है पहले की तरह नहीं रहा गया। जब पापा ही पॉपकॉर्न बन गए, ठीक है, तो जिसके आधार पर हम चाचा को छोटे पापा कह रहे थे, तब उनका महत्व ही समाप्त हो गया। ठीक है, ये सब बदलाव देखने को मिल रहा है। आ जाइए, हम लोग बदलाव नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। हमारे यहाँ भी एक ताई है। ये ताई का काम क्या है कि जब जब विधायिका गैर संवैधानिक काम करने लग जाए, तब तब जो है नकेल कसेगी। कौन? सुप्रीम कोर्ट। विधायिका का काम ही क्या है? या तो कानून बनाना या कानून में संशोधन करना। इसका मतलब है जब कोई नए कानून जो होगा वो गैर लोकतांत्रिक होगा, तब जाकर असंवैधानिक होगा, या जब कोई संशोधन जो है अलोकतांत्रिक होगा, तब जाकर के वह असंवैधानिक होगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यविधि की संवैधानिकता की जांच करता है कि कौन सा काम या कोई सी विधि या संशोधन वह लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, मतलब या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। ठीक है, अगर संवैधानिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह क्या हो गया, असंवैधानिक हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को, ऐसे अमेंड को क्या कर सकता है? वह फ्रीज कर सकता है। इसी को हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी रिव्यू। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट किसके खिड़की में झांक रहा होगा? विधायिका के। या सोचिए कि आपके खिड़की में कोई झांके, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो पहली बार खिड़की बंद करने का प्रयास किया गया था किसके तहत? 9th शेड्यूल्स के तहत। इतना बात पहले समझ में आई या नहीं आई? पहली बात, राइट टू प्रॉपर्टी कब तक फंडामेंटल राइट्स था? 1978 तक था। संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। कब तक? 1978 तक। क्या आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? आज नहीं है, 1978 से पहले तक था। पहला नंबर ये था। सेकंड नंबर ये, क्या हमारा संसद गैर संवैधानिक और लोकतांत्रिक काम कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी शक्ति है? जुडिशरी रिव्यू की शक्ति है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? संविधान की व्याख्या करती है, जांच करती है कि वह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अगर वह असंवैधानिक हुआ, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है? फ्रीज कर सकती है। फ्रीज का मतलब फ्रीज ला कर नहीं देगा, फिर क्या मतलब उसको ठंडे बस्ते में रख देगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे राजपाल यादव किसके खिड़की में झांक रहा है। मूवी आप लोग नहीं देखते हैं, तो न पढ़ते हैं, ना आप लोग मूवी देखते हैं, तो आप लोग करते क्या हो भाई? ठीक है, कुछ लोग होते क्लास में माहौल बना दे कि नहीं मैं तो ऐसा चीप टाइप का इंसान नहीं हूं। कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे? ठीक है, मुझे फलना की तरह बनना है। देखो, इस दुनिया में सभी बेईमान हैं। ईमानदार वही हैं जिनको बेईमानी करने का मौका मिला नहीं है, या फिर जिनकी बेईमानी अभी लाइट में आई नहीं है। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर। यहाँ तक बेसिक कंप्लीट है आपका। हम अभी तक यहाँ समझ चुके हैं कि न्यायपालिका जो है विधायिका के खिड़की में झांक रहा है।
जो बुरा लगा किसको? विधायिका को। विधायिका ने क्या करा? पहला अमेंडमेंट करा। फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया? यह एक मिनट, 1951। ठीक है, पहला ही सवाल, 1951 में अमेंडमेंट हो कैसे गया, जबकि चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, तो उत्तर इसका है संविधान सभा के सदस्य के पास दो क्या थे? नेचर थे। एक एज अ संविधान सभा के सदस्य व फिर पार्लियामेंटेरियन। ठीक है, तो एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एज अ पार्लियामेंटेरियन। ठीक है, जब वह संविधान लिखने का काम करते थे तब वह क्या थे? एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर हम कह सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जब वह पार्लियामेंट में बैठते थे तब वही सदस्य जो है एज अ पार्लियामेंटेरियन कहलाते थे। अब आ गई बात समझ में? इसका मतलब है कि अब अमेंडमेंट किया जा सकता है, भले चुनाव 1952 में ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, अब चूंकि क्या कहा जा रहा है इसमें, पहले मैं आपको समझा दूं, इस समय प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वैचारिक रूप से ये बेचारे समाजवादी थे। क्या थे यह? समाजवादी, सोशलिस्ट थे। ठीक है, जिस प्रकार आपका जो है बोरिंग रोड आना जाना है, आपका कंकड़बाग आना जाना है, ठीक है, आसपास के शहरों में क्या है आना जाना है, उसका प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसी प्रकार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कभी लंदन जाना था तो कभी रसिया जाना था। ठीक है, इसी क्रम में क्या हुआ कि इन्होंने 1920 के बाद स्टालिन का सरकार देखा था। कहाँ पर? रसिया में। और स्टालिन की सरकार जो है 20 साल में वह रेडिकल चेंजेस किया। कहाँ पर? रसिया में। तो रशियन मॉडल को अडॉप्ट करने का प्रयास कराया कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रशियन मॉडल ही क्यों अपनाया? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वैचारिक रूप से वह समाजवादी थे और रसिया में इस समय कौन है? समाजवादी सरकार जो है, स्टालिन जो है वह समाजवाद के रास्ते से जो है एक बड़ा परिवर्तन करके दिखाया था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास का जो मॉडल अपनाया है वो भी आपका क्या है? रशियन मॉडल भी है। क्योंकि आप इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां भी पढ़ रहे होंगे कि 5 ईयर प्लान भी जो है वो कहीं ना कहीं जो क्या है रूस से ही अडॉप्ट किया गया। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, यह भी कहीं ना कहीं क्या है रशिया से अडॉप्ट किया गया। आई कोई बात समझ में? लेकिन रसिया के जैसा यहां पर यह आजाद नहीं है। क्यों आजाद नहीं है? देख लीजिए, प्रधानमंत्री जब समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, क्या वो कैसे स्थापित कर पाएंगे? जब या देखिएगा, दो कंडीशन है हमारे यहां। एक वर्ग है जमींदार और एक वर्ग है किसान, और यही किसान आगे चलकर क्या बन गए हैं? मजदूर बन गए हैं। किसके शासनकाल से है? ब्रिटेन के शासनकाल में है।